हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आनंद ट्यूटोरियल फॉर नीट चैनल में। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इसी को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हम एनारोबिक बोलें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। देखिए, जहाँ ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, और जहाँ कम ग्लूकोज ब्रेक होगा वहाँ कम एनर्जी मिलेगा। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा, और चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गई कि कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा या कम अगर हो रहा है तो कितना ज़्यादा और कितना कम हो रहा है। ठीक है, देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, केवल 2 ही ATP बनता है ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम यही देखने जा रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 38 ATP प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। एनारोबिक की तो बात ही नहीं है क्योंकि वहाँ 2 ही ATP बन रहा है, इसमें तो कोई हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। एरोबिक में जो 38 ATP बनता है वो किस तरह से बनता है, हम इसे देखने जा रहे हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कि 38 ATP किस तरह से प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। जो सेकेंड स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन, और जो तीसरा स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब देखिएगा, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का है, दूसरा लिंक रिएक्शन है और तीसरा है क्रेब्स साइकिल। तो बेसिकली ये जो क्रेब्स साइकिल है और ग्लाइकोलाइसिस है, इनको आपस में लिंक कराने के लिए लिंक रिएक्शन हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से टोटल 8 ATP का प्रोडक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP का। लिंक रिएक्शन से टोटल 6 ATP का प्रोडक्शन होता है, और क्रेब्स साइकिल से टोटल 24 ATP का प्रोडक्शन होता है। अब जब भी आप क्रेब्स साइकिल में कहते हैं 24 ATP, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 24 ATP की जगह पे लिखें 2 × 12 ATP। 24 ATP एक साथ लिखने की जगह पे आप लिखें 2 × 12। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो वहाँ पे 12 ATP बनेगा। एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 12 ATP, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 12 × 2 यानी कि 24 ATP। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, पूरी साइकिल 2 बार ऑपरेट होती है, इसीलिए टोटल ATP 24 होगा। वैसे हमें जानना चाहिए कि एक बार में 12 ही बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ जो 8 ATP है वो डायरेक्ट नहीं है, मतलब कुछ ATP डायरेक्ट बनते हैं और कुछ अलग से भी बनते हैं। देखिए कैसे, ये जो 8 ATP है इसमें 2 ATP डायरेक्ट बनते हैं, 2 ATP कैसे हैं, डायरेक्ट, और जो बाकी के 6 ATP बच रहे हैं ये हमें देते हैं NADH2।
कौन देता है? NADH2। कितना NADH2 बनता है? तो 2 NADH2 बनता है, यानी कि जो 6 ATP है ये 2 NADH2 से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 NADH2 gives 3 ATP। एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 2 NADH2 से 6 ATP बन जाएगा। तो ये जो 8 ATP है इसमें 2 डायरेक्ट हैं और 6 2 NADH2 से मिल रहा है। लिंक रिएक्शन में देखिए 6 ATP है, ये जो 6 ATP है ये भी मिला है 2 NADH2 से। एक NADH2 से 3 ATP, तो 2 से 6 ATP। तो लिंक रिएक्शन में 6 ATP जो है वो NADH2 से मिलता है। अब बात करिए क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को टोटल 12 ATP बनाने हैं, क्योंकि एक बार चलाएंगे तो 12 बनेगा, 2 बार चलाएंगे तो 24 मिलेगा। तो देखिए 12 किस तरह से मिलता है। यहाँ पे 3 NADH2 बनते हैं, 1 FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं 12 ATP में 1 ATP तो डायरेक्ट है, 3 NADH2, एक NADH2 से 3 ATP, तो 3 NADH2 से टोटल 3 × 3 यानी कि 9 ATP बनेगा। ठीक। FADH2 की बात करें तो एक FADH2 मॉलिक्यूल जो है, एक FADH2 मॉलिक्यूल हमें 2 ATP देता है। तो यहाँ पे एक FADH2 बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल 2 ATP आ जाएगा। तो देखिए 3 × 3 NADH2 यानी कि 9 ATP, 1 FADH2 यानी कि 2 ATP और 1 ATP डायरेक्ट, तो 9 और 2 11 हो गया। एक ATP डायरेक्ट बन रहा है तो 12 ATP हो गया। तो पूरे क्रेब्स साइकिल में टोटल 12 ATP का प्रोडक्शन होता है, जो कि 3 NADH2, 1 FADH2 और एक ATP डायरेक्ट से मिलता है। चूँकि ये 2 बार चलता है तो 12 × 2 कर दीजिए, तो टोटल ATP 24 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 38 ATP बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें 8 ATP ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है, 6 ATP लिंक रिएक्शन से आ रहा है और 24 ATP क्रेब्स साइकिल से आता है। ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता देते हैं। देखिए 2 तरह के शटल ऑपरेट होते हैं, 2 तरह के शटल ऑपरेट होते हैं, और ये शटल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में ऑपरेट होता है। 2 तरह के शटल कौन से हैं? एक शटल का नाम है फॉस्फेट 3 ग्लाइकोलेट शटल, फॉस्फेट 3 ग्लाइकोलेट शटल, और दूसरे शटल का नाम है मैलेट एस्पिरेट शटल। तो 2 शटल हैं, एक फॉस्फेट 3 ग्लाइकोलेट शटल, दूसरा मैलेट एस्पिरेट शटल। कभी कभी आप सुनते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP ना बन के 36 ATP बन गया। तो वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैलेट एस्पिरेट शटल ऑपरेट करेगा, अगर मैलेट एस्पिरेट शटल ऑपरेट करेगा तब हमें मिलेंगे 38 ATP। लेकिन अगर मैलेट एस्पिरेट की जगह फॉस्फेट 3 ग्लाइकोलेट शटल ऑपरेट करेगा तो यहाँ हमें मिलेगा 36 ATP। ठीक है। फॉस्फेट ग्लाइकोलेट से 36 ATP। अब यहाँ 36 क्यों मिल रहा? क्योंकि ये करता ये है कि ये 2 NADH2 को 2 FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फेट ग्लाइकोलेट शटल क्या करता है? 2 NADH2 को 2 FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 NADH2 से हमें मिल रहे थे 6 ATP, अब 2 FADH2 से हमें मिलने लगेंगे 4 ATP। तो आप देख रहे हैं NADH2 बनता तो 6 ATP रहता, FADH2 बन गया तो अब 4 ATP हो गया, यानी कि 6 की जगह पे 4 ATP बन रहा है, तो 2 ATP का डिफरेंस है। यही जो 2 ATP का डिफरेंस 38 और 36 में है वो इसी वजह से। ठीक है। फॉस्फेट ग्लाइकोलेट शटल कहाँ ऑपरेट होगा? तो ये ब्रेन में ऑपरेट होगा। मैलेट एस्पिरेट शटल कहाँ ऑपरेट होगा? तो ये हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स में ऑपरेट होता है। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम समझ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 या 36 ATP किस तरह से प्रोड्यूस होता है। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है या कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन करके ज़रूर
कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।